Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Today we are going to discuss about molecular biology questions for DBT JRF exam from 2010 to 2019. So let's start it. First question is फर्स्ट क्वेश्चन है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, जो जब डीएनए का रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है, बिकॉज एक स्ट्रैंड क्या होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मींस एंटी पैरेलल शीट होती है डीएनए हेलिक्स, और उसमें जो रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो डिसकंटिन्यूअस मींस एक में डायरेक्टली सिंथेसाइज होता रहेगा, बिकॉज रिप्लिकेशन कैसा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है उसमें जहां पे भी कट लगेगा वहां से क्या होगा रिप्लिकेशन 3 प्राइम से 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्राइमर की स्ट्रैंड में डायरेक्टली सिंथेसाइज हो सकता है, लेकिन एक जो स्ट्रैंड रहती है वो रहती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो उसमें डिसकंटिन्यूअस मैनर में रिप्लिकेशन होता है, तो अलग अलग टाइम में बार बार उसमें क्या करना पड़ता है, प्राइमर का एडिशन करना पड़ता है, और उसकी वजह से वहां पे डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो प्राइमर के एडिशन से शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेचेस बन जाते हैं डीएनए के, तो वो न्यूली स्ट्रेचेस जो होते हैं डीएनए के उनको क्या बोला जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, बिकॉज ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, इसी वजह से इसका नाम दिया जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओके, सो ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, आरएनए प्राइमर फॉर डीएनए सिंथेसिस, नो, डीएनए सिंथेसिस के लिए आरएनए प्राइमर को सिर्फ प्राइमरी बोला जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नहीं बोलेंगे। उसके बाद शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स आफ्टर न्यूक्लियस डाइजेशन, ये भी नहीं होगा। न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट, तो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स तो डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस लीडिंग और लेगिंग दोनों स्ट्रैंड पे हो सकते हैं, तो उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट नहीं बोल सकते। लेकिन शॉर्ट stretches of DNA attached to RNA primers on lagging strand, ओके। तो लेगिंग स्ट्रैंड पे क्या होते हैं, उसमें डिसकंटिन्यूअस मैनर में रिप्लिकेशन होता है, और वहां पे क्या होता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is not true for eukaryotic DNA replication? तो यूकेरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग करेक्ट नहीं है? 2015 का क्वेश्चन है ये। इट हैज मल्टीपल ओरिजिन्स, तो दिस इज करेक्ट, बिकॉज यूकेरियोटिक डीएनए में मल्टीपल ओरिजिन्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद इट इज सिंक्रोनाइज्ड टू फेजेस ऑफ सेल साइकिल, तो उस सिंक्रोनाइज्ड भी हो सकता है। इसके बाद इट डज नॉट इन्वॉल्व ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स तो यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर दोनों के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर थर्ड, बिकॉज डज नॉट बोला है इसमें, बल्कि इसमें क्या होता है, इट डज इन्वॉल्व ओकाजाकी फ्रेगमेंट, इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ओनली ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, during DNA replication the newly generated strands remain attached to the template, okay, however during transcription newly synthesized RNA dissociate from the template, this is achieved by, तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड बनता है, क्योंकि वहां पे प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, कोई भी प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उसको जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डिसोसिएशन कैसे होगा, टर्मिनेशन कैसे होगा, सेल्फ जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो इट सेल्फ क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन करवाता है। ओके, सो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए कैसे डिसोशिएट होगा, आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ खुद ही उसको डिसोशिएट करवाता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जबकि जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो डीएनए और आरएनए के हाइब्रिड को डिसोशिएट करवाता है वो होता है आरएनएज एच। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, UGA is not a stop codon in, तो UGA, UAA एंड UAG ये तीनों ही क्या है, स्टॉप कोडॉन्स है। स्टॉप कोडॉन्स मींस इनको कोई भी अमाइनो एसिड्स कोड नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे जैसे ही ट्रांसफर आरएनए आएगा वहां पे क्या हो जाता है,
प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ओके, तो ऐसे कौन से एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे स्टॉप कोडॉन्स यूजीए एज ए स्टॉप कोडॉन वर्क नहीं करता है? तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक यूजीए टर्मिनेशन कोडॉन, यूनिवर्सल कोडॉन के अंदर ये टर्मिनेशन कोडॉन की तरह वर्क करेगा, स्टॉप कोडॉन की तरह। लेकिन मेमेलियन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में, लाइक मेमेलियन का माइटोकॉन्ड्रिया इसको एज ए ट्रिप्टोफैन कोड करता है। ड्रोसोफिला में भी इसको ट्रिप्टोफैन से कोड किया जाता है, और यीस्ट के अंदर भी इसको ट्रिप्टोफैन से कोड किया जाता है। इसके अलावा AUA जो यूनिवर्सल कोड के अंदर आइसोल्यूसिन को कोड करते हैं, लेकिन मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में इसको मिथियोनिन से कोड किया जाता है। उसी तरह से ड्रोसोफिला और यीस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसको मिथियोनिन से कोड किया जाता है। मिथियोनिन्स मीन्स ये स्टार्ट कोडॉन हो जाएगा AUA। ओके, क्योंकि फर्स्ट वाला जो अमाइनो एसिड होता है वो क्या होता है, मिथियोनिन। सो स्टार्ट कोडॉन बाकी क्या रहता है, AUG। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, AUA इज द स्टार्ट कोडॉन इन मेमेलियन, ड्रोसोफिला एंड यीस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देन नेक्स्ट है CUA जो ल्यूसीन को कोड करता है। तो मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में भी ल्यूसीन को करेगा, ड्रोसोफिला में भी ल्यूसीन को करेगा, लेकिन यीस्ट के अंदर ये किसको करता है, थ्रियोनिन को कोड करता है। इसके अलावा ये AGA एंड AGG जो है यूनिवर्सल कोड में आर्जिनिन को कोड करते हैं, लेकिन मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में ये एज ए टर्मिनेशन कोडॉन रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, और ड्रोसोफिला में सेरीन और यीस्ट के अंदर आर्जिनिन। तो ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन CSIR नेट में भी 2-3 बार पूछा गया है। सो आपको ये टेबल पूरी पता होना चाहिए कि जो एक्सेप्शंस हैं वो कोडॉन किसको कोड करते हैं। ओके, तो इसमें पूछा है यूजीए इज नॉट ए स्टॉप कोडॉन इन, तो प्लांट न्यूक्लियर एनकोडेड प्रोटीन प्लांट्स के अंदर होगा, प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, यीस्ट न्यूक्लियर एनकोडेड प्रोटीन में तो होगा, लेकिन यीस्ट के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर क्या होगा, ये यूजीए एज ए स्टॉप कोडॉन वर्क नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट है, if a completely radioactive double-stranded DNA molecule undergoes 2 rounds of replication in a non-radioactive medium, ओके पहले रेडियोएक्टिव था, उसके बाद 2 राउंड किसमें किए गए, नॉन रेडियोएक्टिव मीडियम में। उसके बाद व्हाट विल बी द रेडियोएक्टिव स्टेटस ऑफ द 4 रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो ये जो 4 रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स आए उनका रेडियोएक्टिव स्टेटस क्या होगा, तो इस तरह से देख सकते हैं। पहले ये दोनों स्ट्रैंड रेडियो लेबल्ड है, लेकिन DNA रिप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। तो 1 पेरेंट स्ट्रैंड आती है और 1 न्यू डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है। उसी तरह से 1 पेरेंट स्ट्रैंड, उसके साथ में 1 न्यू डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइब्रिड फॉर्म हो जाता है, एक लेबल्ड और एक अनलेबल्ड। उसी तरह से अब इन दोनों का जब सिंथेसाइज होगा तो क्या होगा, एक लेबल्ड के साथ एक अनलेबल्ड, बिकॉज मीडियम क्या है, अनलेबल्ड है। अगर यहाँ पे मीडियम लेबल्ड वाला होता, रेडियो एक्टिव वाला मीडियम होता, तो क्या होता है, इसमें वापस रेडियो एक्टिविटी आ सकती थी। लेकिन मीडियम क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव है। सो इसके साथ नॉन रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड आएगी, उसी और इसके साथ नॉन रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड आएगी। तो इस तरह से सेकंड जनरेशन में क्या होगा, हाफ नंबर नॉन रेडियो एक्टिव वाले आएंगे और हाफ क्या आएंगे, हाइब्रिड नेचर के आएंगे, जिसमें एक स्ट्रैंड होगी रेडियो एक्टिव और एक होगी नॉन रेडियो एक्टिव। तो इसके बेस पे क्या होगा आंसर इसका, हाफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन नो रेडियो एक्टिविटी। तो हाफ नंबर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, उनके अंदर रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑल 4 मॉलिक्यूल्स कंटेन रेडियो एक्टिविटी, तो सारे मॉलिक्यूल्स में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखेगी। 3 आउट ऑफ 4 कंटेन रेडियो एक्टिविटी, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। ये कॉन्सेप्ट सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से पूछा गया है। इसी तरह से डिस्पर्सिव, नॉन नॉन सेमी कंजर्वेटिव, इस तरह से कंजर्वेटिव, इस तरह से भी पूछा जाते हैं क्वेश्चंस। हाइपोथेटिकली इस तरह से एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSIR नेट के अंदर। तो ये पूरा आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से रेडियो एक्टिविटी आती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ओके, अगर वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में है तो पेरेंटल स्ट्रैंड वापस से वहां पे सिंथेसाइज होगी। देन नेक्स्ट है DNA पॉलीमरेज थर्ड ऑफ E. coli इज, तो DNA पॉलीमरेज थर्ड क्या है,
मेन रिप्लिकेट एंजाइम होता है बैक्टीरिया के अंदर या फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर, और इसके अंदर प्रोसेसिविटी भी काफी ज्यादा हाई रहती है, काफी ज्यादा हाई प्रोसेसिविटी के साथ ये डीएनए को सिंथेसाइज करता है, और इसके अलावा इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी प्रेजेंट रहती है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं, रिक्वायर्ड फॉर डी नोवो सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होती है वो किससे सिंथेसाइज करवाई जाती है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड से। ओके, तो रिपेयर में यूज नहीं आएगा ये, इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू रिलीज द टेंशन इम्पोज्ड बाय सुपर कॉइलिंग ऑफ द स्ट्रैंड। ओके, तो ये 2015 का क्वेश्चन है और ये भी 2015 का क्वेश्चन है। तो टेंशन जो सुपर कॉइलिंग हो जाती है उसको रिलीज करवाता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज टू टाइप्स के होते हैं, टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट एंड सेकंड, और ये प्रेजेंट रहते हैं यूकेरियोट्स के अंदर, और उसी टोपोआइसोमेरेज को प्रोकैरियोट्स के अंदर बोला जाता है डीएनए गायरेज। ओके, तो डीएनए गायरेज क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस। जो डीएनए के बीच में से कट करते हैं उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, तो एंडोन्यूक्लियस नहीं होगा। और डीएनए लाइगेस लाइगेशन का काम करेगा, टू डीएनए स्ट्रैंड को एक दूसरे से लाइगेशन करवाएगा, अटैच्ड करवाएगा। देन हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करवाता है और अनवाइंडिंग करवाता है किसी भी डीएनए की। लेकिन सुपर कोइलिंग अगर हो गई तो वहां पे एक स्ट्रैंड पे कट लगा के या फिर दोनों स्ट्रैंड पे कट लगा के वापस से उसको अटैच्ड करने का काम करता है डीएनए गायरेज एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of replication require a break in the nucleotide strand to get started? Okay, तो कौन सा ऐसा replication है जिसमें एक निक प्रेजेंट होना चाहिए, एक कट प्रेजेंट होना चाहिए? तो ऑप्शंस में क्या है, थीटा रिप्लिकेशन। थीटा रिप्लिकेशन इस टाइप का रिप्लिकेशन होता है जब कोई प्लाज्मिड रिप्लिकेट कर रहा होता है, कोई सर्कुलर डीएनए मटेरियल रिप्लिकेट कर रहा होता है, तब उसकी जो एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसमें उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थीटा लाइक दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं थीटा रिप्लिकेशन। उसमें कोई निक या कोई भी कट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन रोलिंग सर्कल डीएनए जो होता है उसमें क्या होता है, एक स्ट्रैंड को कट करके उसको एज ए प्राइमर यूज किया जाता है, और अनदर स्ट्रैंड क्या होती है, सिंथेसाइज होती रहती है। तो रोलिंग सर्कल डीएनए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जब किसी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, तो जैसे हम लोग टीआई प्लाज्मिड में भी देखते हैं, वहां पे सिग्मा लाइक डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ओके, तो एक स्ट्रैंड क्या हो जाती है, सिंथेसाइज होते होते ऐसे लॉन्ग हो जाती है और एक बिल्कुल राउंड स्ट्रक में रहती है, तो वहां पे निक या फिर कोई ब्रेक होना कंपल्सरी होता है। तो रोलिंग सर्कल डीएनए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट है, gamma phosphate labeled ATP molecule was used to label a DNA fragment using the Nick translation protocol. This would result in, तो गामा फोस्फेट को लेबल्ड किया, तो जब भी डीएनए का रिप्लिकेशन होता है तो ट्राइफॉस्फेट अटैच होते हैं। ओके, लेकिन तीन फोस्फेट में से टू फोस्फेट्स को क्या करवा दिया जाता है, रिलीज करवा दिया जाता है कट करके, दो पायरोफोस्फेट क्या हो जाते हैं वहां से रिलीज हो जाते हैं। जब भी पेप्टाइड जब भी फोस्फेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है, दो फोस्फेट वहां से रिलीज हो जाएंगे और एक फोस्फेट वहां पे फोस्फेट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर गामा और तीनों फोस्फेट में फर्स्ट वाले फोस्फेट को बोलते हैं अल्फा फोस्फेट, सेकंड होता है बीटा फोस्फेट एंड थर्ड होता है गामा फोस्फेट, जिसमें से बीटा और गामा फोस्फेट को क्या करवा दिया जाता है, रिलीज करवा दिया जाता है ब्रेक डाउन करके, और देन वहां पे क्या होता है, फोस्फेट ग्रुप का फॉर्मेशन, फोस्फेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो 5 प्राइम एंड पे सिर्फ अल्फा फोस्फेट प्रेजेंट रहेगा, इसके अलावा सारे फोस्फेट क्या होंगे, वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे अल्फा फोस्फेट होता तो लेबलिंग कहाँ पे दिखाई देती, 5 प्राइम एंड पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, गामा फोस्फेट है तो हमें कहीं पे भी लेबलिंग दिखाई नहीं देगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, नो लेबलिंग ऑफ डीएनए। देन नेक्स्ट है,
टेक डीएनए पॉलीमरेज डिफर फ्रॉम क्लीनो फ्रेगमेंट इन हैविंग। तो टेक डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, एक थर्मस एक्वेटिकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकता है। तो उसके जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसको बोलते हैं टेक डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन क्लीनो फ्रेगमेंट क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड को क्या किया जाता है, एक क्लीनो नाम के साइंटिस्ट ने उसको सब्टिलिन नाम के प्रोटीएज से क्या किया, डाइजेस्ट किया। और डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड के अंदर क्या होता है, काफी सारी एक्टिविटीज प्रेजेंट रहती है, लाइक 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। ओके, तो जब क्लीनो फ्रेगमेंट क्या होता है, जिसके अंदर दो सब यूनिट में ब्रेक डाउन हो जाता है उस डीएनए पॉलीमरेज का, और एक सब यूनिट जिस जो स्मॉल सब यूनिट होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आ जाती है, और एक के अंदर सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बची रह जाती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वो क्लीनो फ्रेगमेंट में प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इन सारे क्वेश्चंस में तो आप फ्रीली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई अनदर ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं तो उसके लिए भी आप मुझे डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not enriched in eukaryotic promoter located in active chromatin। तो यूकैरियोटिक प्रोमोटर के अंदर कौन सी which one of the following is not enriched in eukaryotic promoter located in active chromatin। तो एक्टिव क्रोमेटिन के अंदर कौन सा क्या नहीं प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे एसिटाइलेटेड हिस्टोन्स अगर प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, हिस्टोन क्या करता है, डीएनए को कंडेंस्ड फॉर्म में रखता है, डीएनए को रैप करके रखता है। लेकिन जब हिस्टोन के ऊपर एसिटाइलेशन हो जाता है, हिस्टोन क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है। ओके, और डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। तो डीएनए और हिस्टोन के अंदर इंटरेक्शन इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन एसिटाइलेटेड ग्रुप अगर हिस्टोन पे ऐड कर दिया जाए तो एसिटाइलेटेड ग्रुप क्या होता है, मोर नेगेटिव देन डीएनए। तो वहां पे क्या होगा, हिस्टोन वहां से रिमूव हो जाएगी और डीएनए पूरा ओपन हो जाएगा। और जब डीएनए ओपन हो जाता है तो वो यू क्रोमेटिन फॉर्म में आ जाता है, और उसी से क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सिंथेसाइज होता है, मींस वो एक्टिव फॉर्म में आ गया। तो अगर एक्टिव फॉर्म में है तो एसिटाइलेटेड हिस्टोन तो प्रेजेंट रहेगी वहां पे। यहाँ पे नॉन नॉट पूछा है तो ये तो रहेगा। उसके बाद डीएनएस फर्स्ट हाइपर सेंसिटिव साइट। तो डीएनएस फर्स्ट क्या है, एक ऐसा एंडोन्यूक्लियस है जो कहीं पे भी कट कर सकता है डीएनए को। ओके, इसकी रेंडमली ये कहीं पे भी कट करता है डीएनए को। और इसको डीएनएस फर्स्ट एक फुट प्रिंटिंग ऐसे होता है, एक टेक्निक है जिसमें हम लोग देखते हैं कि डीएनए और प्रोटीन का इंटरेक्शन देखा जाता है। ओके, तो डीएनएस फर्स्ट अगर प्रेजेंट रहेगा तो ये तो वहां पे एक्टिव क्रोमेटिन पे हो सकता है। देन नेक्स्ट है मिथाइलेटेड साइटोसिन। मिथाइलेटेड साइटोसिन क्या होता है, हमारे यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर एक ऐसी सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है जिसमें साइटोसिन फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होके ग्वानिन के साथ अटैच होती है। इस तरह से सीपीजी मल्टीपल सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहती है रिपीटेटिवली, तो उसको बोलते हैं सीपीजी आइलैंड। और उस सीपीजी आइलैंड पे साइटोसिन पे क्या होता है, मिथाइल मिथाइल ग्रुप का एडिशन होता है, और वो क्या होती है, एक हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म रहती है, कंडेंस्ड फॉर्म रहती है। मीन्स वहां पे क्या होगा, एक्टिव क्रोमेटिन रहेगा नहीं रहेगा, वो क्या होगा, इनएक्टिव रहेगा, मीन्स वहां पे रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो मिथाइलेटेड साइटोसिन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है बाउंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी कब बाउंड होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी टाटा बॉक्स पे बाइंड होकर, ये बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और ये भी यही इनिशिएट करवाता है ट्रांसक्रिप्शन को। तो ये अगर प्रेजेंट है तो इट मीन्स ये एक्टिव क्रोमेटिन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइलेटेड साइटोसिन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, what region of an messenger RNA is most commonly associated with transcript destabilization। तो किसी भी ट्रांसक्रिप्ट के डिस्टेबलाइजेशन के लिए क्या होता है, एक 3 प्राइम यूटीआर रीजन होता है जो क्या होता है,
काफी ज्यादा डिस्टेबलाइज करता है, क्योंकि टर्मिनेशन कोडॉन से जस्ट पहले ही 3 प्राइम यूटीआर एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होती है जो क्या करवाती है, ट्रांसक्रिप्शन को डिस्टेबलाइज करवाती है, टर्मिनेशन करवाती है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआर। देन नेक्स्ट, a yeast mutant shows decreased expression of 5.8 rRNA, 5s rRNA, and CDC2 messenger RNA. In which of the following might mutation lie? किसी भी yeast mutant के अंदर ये वाले RNA क्या है, इनका expression decrease हो गया, तो it means mutation कहाँ पे हुआ है। अगर यहाँ पे सिर्फ RNA दिया हुआ रहता है तो RNA को सिंथेसाइज कौन करता है, RNA polymerase फर्स्ट, तो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का अगर म्यूटेशन हो सकता था। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, मैसेंजर आरएनए भी दिया हुआ है साथ में, तो मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करवाता है डीएनए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ओके, तो इसको इस तरह से लर्न कर सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड और आरएमटी। ओके, फर्स्ट को करेगा, फर्स्ट करवाएगा आरआरएनए को, सेकंड करवाएगा मैसेंजर आरएनए को और थर्ड करवाता है ट्रांसफर आरएनए को। तो मैं इस तरह से लर्न करती हूँ, तो आप भी इस तरह से कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और आरएमटी। तो आरआरएनए को करवाता है फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड करवाता है मैसेंजर आरएनए को और थर्ड करवाता है ट्रांसफर आरएनए को। लेकिन इसमें दोनों में म्यूटेशन हुआ है, आरआरएनए और प्लस मैसेंजर आरएनए में। इट मींस कोई अनादर साइट पे क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ है। तो क्या होगा, अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर में भी कोई म्यूटेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन पे अगर म्यूटेशन हो जाए तो इस तरह से सारे आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन रुक सकता है, वहां पे डिक्रीज हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या होती है, जहाँ पे सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड होते हैं और इनिशिएट करवाते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। ओके, सो ये टीए क्या है, थायमिन एडेनिन इस तरह से रिपीटेटिवली सीक्वेंस प्रेजेंट रहते हैं, जिसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। और यहाँ पे आके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होंगे और ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होगा। तो ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टाइम सीएसआई नेट में और अनदर लाइफ साइंसेज से रिलेटेड सारे एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज कौन से आरएनए को सिंथेसाइज करवाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से ये 2015 का क्वेश्चन है, इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन इसमें और आए हुए हैं, लाइक ये genes for 16s and 20s rRNA are transcribed by, तो rRNA है RMT फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो R को कौन करेगा फर्स्ट, तो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, rRNA को सिंथेसाइज करवाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये 2014 का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी सेम क्वेश्चन है, फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस गिवन बिलो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसको करवाएगा, आरएमटी, तो एम को करवाएगा। तो इसमें मैसेंजर आरएनए कहाँ पे है, मैसेंजर आरएनए आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके, माइक्रो आरएनए आ रहा है, तो माइक्रोन आरएनए को भी क्या करवाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब करवाता है। इस टेबल में आप देख सकते हो, ये जो स्मॉल माइक्रो आरएनए इसको ये करवा सकता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है, डिसकंटिन्यूअस रिप्लिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। तो डिसकंटिन्यूअस रिप्लिकेशन किस वजह से होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ जैसे कि डिसकंटिन्यूअस रिप्लिकेशन इस वजह से होता है क्योंकि एक जो स्ट्रैंड रहती है डीएनए की वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक स्ट्रैंड रहती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मींस एंटी पैरेलल शीट्स प्रेजेंट रहती हैं डीएनए हेलिक्स की। तो एंटी पैरेलल शीट की वजह से वहां पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस मोड में रिप्लिकेशन होता है, मींस एक में क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड जो कंटिन्यूअसली रिप्लिकेट होती है, लेकिन एक स्ट्रैंड जिसमें लेगिंग स्ट्रैंड होती है बार बार से प्राइमर का एडिशन करना पड़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह से प्राइमर्स आर सिंथेसाइज्ड वेयर ऑन लेगिंग स्ट्रैंड। तो लेगिंग स्ट्रैंड पे प्राइमर्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, यहाँ पे हो सकते हैं एट मल्टीपल प्लेसेस विद इन एन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो मल्टीपल प्लेसेस पे
ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के मल्टीपल प्लेसेस पे क्या होता है, प्राइमर्स का एडिशन होता है, प्राइमर सिंथेसाइज होता है। और इसमें लेगिंग स्ट्रैंड पूछा है, तो लेगिंग स्ट्रैंड में क्या होंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, विदिन विदिन नहीं आएगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बीच में नहीं बन सिंथेसाइज नहीं होता है प्राइमर। प्राइमर कहाँ पे होगा, जहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की सिंथेसाइज स्टार्ट होती है, बिगिनिंग होती है वहां पे। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन is the answer, correct answer is the option number third. The next, which of the following statements is not correct about enhancer? तो ये ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनहांसर क्या होते हैं, कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट रहती हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन 2019 के अंदर भी हम लोग देख चुके थे। तो ये क्या होती है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों साइड पे प्रेजेंट रहती है और जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है, चाहे वो काफी ज्यादा दूर प्रेजेंट हो चाहे पास में हो। ओके, तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं। दे कैन फंक्शन इन आइदर ओरिएंटेशन, ये भी सही है। दे डिक्रीज द बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटर नियर द प्रोमोटर, they increase the binding of activator near the promoter, and they can function upstream or downstream of the gene। तो इसके नाम से पता चल रहा है ये एनहांसर है। इट मींस कोई ना कोई जीन के एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करवाएगा, कोई एक्टिवेट सीक्वेंस, एक्टिवेटर सीक्वेंस यहाँ पे आके बाइंड होती है। तो इसमें क्या पूछा बोला है कि दे डिक्रीज द बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटर नियर द प्रोमोटर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रॉन्ग हो जाएगा। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि ये तो बाइंडिंग को एक्टिवेट इंक्रीज करवाता है किसी भी एक्टिवेटर की। देन सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एन एनहांसर एलिमेंट। ये सेम क्वेश्चन इसमें 2018 में भी पूछा है और 2019 में भी पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट कैन बी डाउनस्ट्रीम ऑफ द जीन इट रेगुलेट्स, तो डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट हो सकती है। इसके अलावा इट कैन ओनली रेगुलेट ए नियर बाय जीन, तो नियर बाय जीन को नहीं, ये अगर फारली अगर दूर प्रेजेंट हो कोई जीन तो उसको भी रेगुलेट कर सकती है। तो कर ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो गया। इट कैन बी अपस्ट्रीम ऑफ द जीन इट रेगुलेट्स, अपस्ट्रीम पे भी प्रेजेंट होती है और डाउनस्ट्रीम पे भी प्रेजेंट रहती है। इट कैन विद इन द इंट्रॉन ऑफ द जीन, तो किसी भी इंट्रॉन के अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, termination of messenger RNA transcription in Saccharomyces cerevisiae is mediated by। तो Saccharomyces cerevisiae क्या है, एक यीस्ट है और यीस्ट क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। तो यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से टर्मिनेट होगा ये हमें देखना है। तो रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है ओनली प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो रो डिपेंडेंट में क्या होता है, एक रट साइड होती है, उस साइड की वजह से क्या होता है, कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और वहां पे रो प्रोटीन आके एटीपी का वो हाइड्रोलाइसिस करवाएगी और उस तरह से वहां पे क्या होता है, टर्मिनेशन हो जाता है। इसी तरह से रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है, ए यू जी जी सी, इस तरह से। तो उस सीक्वेंस में क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगी और एक हेयर पिन लूप बन के वहां पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाता है। और उसके बाद सिग्मा फैक्टर तो क्या करता है, इनिशिएशन करवाता है किसी भी ट्रांसक्रिप्शन को, तो ये तो हो गई नहीं और ये दोनों प्रोकैरियोट्स के हैं। लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल्स को देख के क्या किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है। आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन करवाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन नेक्स्ट है, the common feature of row independent and row dependent termination of transcription is। तो इस दोनों के अंदर कॉमन फीचर क्या हो जाता है, एक्टिव सिग्नल लाई इन द डायरेक्ट रिपीट्स इन नेसेंट आरएनए, एक्टिव सिग्नल लाई इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट, एक्टिव सिग्नल लाई इन नेसेंट आरएनए और बोथ रिक्वायर एटीपी। तो दोनों के अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो रो डिपेंडेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये तो रॉन्ग हो गया। उसके अलावा एक्टिव सिग्नल लाइज इन द डायरेक्ट रिपीट इन नेसेंट आरएनए, तो डायरेक्ट रिपीट नहीं होती, इसकी क्या होती है, एक्टिव सिग्नल लाइज इन नेसेंट आरएनए, नेसेंट आरएनए में एक एक्टिव सिग्नल प्रेजेंट रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड।
इसी तरह से ये रो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वापस से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट रिक्वायर ए प्राइमर, तो कौन सा एंजाइम को प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा होता है, डीएनए टेम्पलेट को यूज करके उसमें आरएनए बनाता है। तो उसमें क्या होता है, कोई भी टेम्पलेट की रिक्वायर, कोई भी प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसमें होगी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं जो रेप्लिकेशन करवाते हैं उसमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करके आरएनए का सिंथेसाइज करवाते हैं, उसके अंदर प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और टेक डीएनए पॉलीमरेज में तो प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, पीसीआर के अंदर हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आरएनए इज एनालाइज्ड फॉर द लोकेशन ऑफ हेयर पिन फॉल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस कुड फॉर्म ए मिनी हेयर पिन। तो ये जब रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है तो मिनी हेयर पिन लूप बनता है, जिसमें सीक्वेंस होती है ए जी जी यू यू सी यू 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 सी सी यू। तो ये वाली सीक्वेंस कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन पे, जिसको बोलते हैं मिनी हेयर पिन लूप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीएनए विद द सीक्वेंस, ये डीएनए के कोई सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नीड्स टू बी पीसीआर एम्पलीफाइड, पीसीआर में एम्पलीफाइड करना है इस सीक्वेंस को। द रिवर्स प्राइमर विल हैव द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो रिवर्स प्राइमर क्या होगा इसका, यहाँ पे कोई ना कोई प्राइमर का एडिशन होगा तब जाके क्या होगा इसका एम्पलीफिकेशन होगा। तो इस सीक्वेंस की जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होनी चाहिए और यहाँ पे 5 प्राइम से स्टार्ट होगी। तो 5 प्राइम जी जी सी ए टी सी टी ए, इस तरह से कोई सीक्वेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्राइम जी जी सी ए टी सी ए टी सी टी ए, तो ये मैच हो रही है। उसके बाद टी तो होगा ही नहीं, और जी जी ए ए आ गया तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद सी जी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री देखना होता है प्राइमर में। नेक्स्ट है, the DNA binding domain of a transcription factor that is specifically required for the regulation of gene A। कोई जीन A है जिसके लिए डीएनए बाइंडिंग डोमेन क्या होता है, काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है किसी भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। उसके बाद इज एक्सचेंज्ड विद द डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑफ अनदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, किसी अनदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की डीएनए बाइंडिंग डोमेन से उसको क्या करवा दिया, एक्सचेंज करवा दिया, कोई काइमेरा फॉर्म कर दिया। दैट इज रिक्वायर्ड स्पेसिफिकली फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन बी, जो कि जीन बी के रेगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड था, उसको क्या किया है यहाँ पे रिप्लेस कर दिया उसके डीएनए बाइंडिंग डोमेन को। दिस काइमेरिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विल रेगुलेट, तो जिस डीएनए का जिस जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की डीएनए बाइंडिंग डोमेन होगा वही उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ओके, मीन्स डीएनए बाइंडिंग डोमेन ही रेगुलेट करता है और उसको बताता है कि कौन से जीन का रेगुलेशन करना है। अगर जीन बी का वहां डीएनए बाइंडिंग डोमेन लगा दिया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे तो वो किसको रेगुलेट करेगा, ओनली जीन बी को रेगुलेट करेगा। अगर यहाँ पे इस तरह से जीन ए और जीन बी दोनों का लगा दिया जाता डीएनए बाइंडिंग डोमेन तो क्या होता, दोनों के जीन को वो क्या करता, रेगुलेट कर सकता था। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली जीन बी को रेगुलेट करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Then next, which of the following statements about transcription in E. coli is correct? तो जो प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें क्या होता है, एक इस तरह से 35 -35 -10 सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है अपर स्ट्रीम पे। लेकिन -10 जो सीक्वेंस रहती है इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जैक्ट 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम पे हो। उसमें क्या होता है 8 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम पे प्रेजेंट रहती है -10 सीक्वेंस। ओके, और -35 एंड -10 जो सीक्वेंस होती है उसके बीच में एक कंसेशर सीक्वेंस होती है पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की, जिसके जो नंबर होते हैं वो 17 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो उससे एक भी नंबर अगर ऊपर या नीचे हो जाए, अगर ज्यादा हो जाए कम हो जाए तो उसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन वहां पे नहीं हो सकता है। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन की बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
that -10 sequence is always exactly 10 base pair upstream from the transcription start site. तो ऐसा नहीं होता, 10 base pair नहीं होते वहां पे, 8 भी हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, तो बेसिकली 8 होते हैं वहां पे. ओके, देन द इनिशिएटिंग न्यूक्लियोटाइड इज ऑलवेज ए जी. तो यहाँ पे ऑलवेज जी नहीं होगा, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड होते हैं टाटा बॉक्स पे, वहां पे स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन. तो ओके, देन नेक्स्ट द intervening sequence between -35 एंड -10 sequence is highly conserved. तो highly conserved sequence नहीं हो सकती, क्योंकि वो वही sequence बैक्टीरिया और हायर एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती, तो ये कोई conserved sequence नहीं है. उसके बाद है द डिस्टेंस बिटवीन द -35 एंड -10 सीक्वेंस इज क्रिटिकल फॉर ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी. तो किसी ट्रांसक्रिप्शन की एग्जैक्ट एफिशिएंसी के लिए वो जो सीक्वेंस है 17 न्यूक्लियोटाइड की, वो क्या होती है, काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है. तो इसका काफी ज्यादा जीन रेगुलेशन में भी रोल होता है. लाइक उसमें किसी भी जीन को रेगुलेट करना है, उसका स्विच ऑफ करना है जीन का, तो वहां पे क्या होगा, 17 से 19 कर देंगे उन न्यूक्लियोटाइड के नंबर, तो वहां पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा उस जीन का. लेकिन अगर उसको वापस स्टार्ट करना है ट्रांसक्रिप्शन को, तो उस सीक्वेंस को क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है. इस तरह से मर्करी का जो मर्करी से रिलेटेड जो जीन होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, उनको ट्रांसक्राइब किया जाता है इस तरह से. तो जीन रेगुलेशन में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस वाली सीक्वेंस का. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज अबाउट डीएनए रिप्लिकेशन क्वेश्चन. और अब रिमेनिंग क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊंगी, जिसमें होंगे ट्रांसलेशन, और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है डीएनए रिप्लिकेशन से, उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. इसके साथ साथ जो भी डीएनए रिपेयर सिस्टम म्यूटेशंस, इससे जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इनहिबिटर से, उन सारे क्वेश्चंस के भी मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ. तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये वीडियो. और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.